चलिए इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक समुद्री सफर ने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। जी हां, आज बात होगी वास्को डी गामा की उस मशहूर यात्रा की जिसने पहली बार समंदर के रास्ते यूरोप को सीधा भारत से जोड़ दिया। जरा 15वीं सदी के यूरोप के बारे में सोचिए। उस जमाने में काली मिर्च, लौंग, ये सब सिर्फ किचन के मसाले नहीं थे। नहीं, ये तो काला सोना थे। सचमुच भारत और पूरब से आने वाले इन मसालों की कीमत किसी भी शाही खजाने से कहीं ज्यादा थी। तो फिर सवाल उठता है, भाई ये सोना यूरोप पहुंचता कैसे था? देखिए, रास्ता बहुत लंबा और पेचीदा था। जमीन के रास्ते पर अरब और वेनिस के व्यापारियों का पूरा कंट्रोल था, और इसी वजह से जब तक ये मसाले यूरोप पहुंचते उनकी कीमत आसमान छूने लगती थी। तो हमारा पहला पड़ाव है सोने जैसे मसाले। अब जाहिर है यूरोप के राजा इस पूरी सिचुएशन से, इस मोनोपोली से तंग आ चुके थे, और इसी एक वजह ने, इसी जिद ने इतिहास के सबसे मुश्किल और साहसी समुद्री मिशनों में से एक की नींव रखी। और इस दौड़ में सबसे आगे था अटलांटिक के किनारे बसा एक छोटा सा देश पुर्तगाल। उनके मन में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। सपना था कि इन पुराने जमीनी रास्तों को बाईपास किया जाए, अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर भारत तक एक नया सीधा समुद्री रास्ता खोजा जाए। अब इस सपने को हकीकत में बदलने का भारी भरकम जिम्मा पुर्तगाल के राजा किंग मैनुअल द फर्स्ट ने अपने एक बहुत ही जांबाज नेवल ऑफिसर को दिया, और उसका नाम था वास्को डी गामा। ये कोई आम मिशन नहीं था, इस पर सब कुछ दांव पर लगा था। तो अब शुरू होता है सफर, दूसरा पड़ाव तूफानों से हिंद महासागर तक। चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि वास्को डी गामा और उनके क्रू को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्होंने क्या जबरदस्त रणनीतियां अपनाईं। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है जुलाई 1497 में। 4 जहाज और 170 लोगों का एक बेड़ा लिस्बन से रवाना होता है। 4 महीने बाद नवंबर में वो अफ्रीका के सबसे दक्षिणी और सबसे खतरनाक छोर केप ऑफ गुड होप को पार करते हैं, और फिर पूरे 11 महीने की लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद मई 1498 में वो आखिरकार भारत के कालीकट पहुंचते हैं। और यहाँ डी गामा ने एक कमाल की लेकिन बहुत ही रिस्की स्ट्रैटेजी अपनाई। वो समंदर के किनारे किनारे सेफ रूट से नहीं गए, नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। वो अटलांटिक में पश्चिम की तरफ बहुत दूर खुले समंदर में निकल गए। क्यों? ताकि वो तेज हवाओं को पकड़ सके जो उन्हें अफ्रीका के चारों ओर तेजी से ले जाएं। ये एक बहुत ही दामदार और समझदारी भरा फैसला था। इस सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया अफ्रीका के पूर्वी तट पर, केन्या के मालिंदी शहर में। यहाँ उन्हें एक अनुभवी लोकल गाइड मिला, एक नाविक जिसने उन्हें मॉनसून हवाओं का सीक्रेट कोड समझाया। जी हाँ, एक ऐसा कोड जिसकी मदद से वो विशाल हिंद महासागर को पार कर सकते थे। और इसी ज्ञान के दम पर उन्होंने ये दूरी सिर्फ 23 दिनों में पूरी कर ली। अगला पड़ाव कालीकट में टकराव। देखिए, भारत पहुंचना तो बस आधी जंग जीतने जैसा था। असली कहानी तो अब शुरू होती है, जहां 2 अलग-अलग दुनियाएं टकराती हैं और व्यापार की उम्मीदें कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की भेंट चढ़ जाती हैं। तो टकराव की शुरुआत हुई तोहफों से। वास्को डी गामा ने कालीकट के ताकतवर राजा ज़मोरिन को कुछ तोहफे पेश किए, टोपियां, कपड़े, थोड़ा शहद। अब जरा सोचिए, ज़मोरिन को उम्मीद थी सोने, चांदी, कीमती सामान की, और उसके सामने ये मामूली चीजें। इसे एक तरह से बेइज्जती समझा गया। पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया। और बस यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। ज़मोरिन ने साफ कह दिया, व्यापार करना है तो पेमेंट सोने में होगा। उधर जो अरब व्यापारी पहले से वहां थे, उन्होंने भी कान भरने शुरू कर दिए कि ये पुर्तगाली तो समुद्री डाकू हैं। नतीजा, कोई ट्रेड डील नहीं हुई, और डी गामा इतने गुस्से में वहां से निकले कि जाते जाते कुछ लोकल मछुआरों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक नए युग की शुरुआत। अब बात करेंगे वापसी के मुश्किल सफर की, और इस एक यात्रा के उन नतीजों की जिनका असर पूरी दुनिया पर सदियों तक पड़ना था। 50%, जी हाँ, 50%। यह आंकड़ा बताता है कि वापसी का सफर कितना खौफनाक था। आधे से ज्यादा क्रू मेंबर्स स्कर्वी नाम की बीमारी और भयानक तूफानों की वजह से रास्ते में ही मारे गए। जो 4 जहाज गए थे, उनमें से सिर्फ 2 ही वापस पुर्तगाल की जमीन देख पाए।
यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। वास्को डी गामा ने भारत को डिस्कवर नहीं किया था। भारत तो हजारों साल पुरानी एक महान सभ्यता थी। असल में उसने यूरोप के लिए भारत तक पहुंचने का एक नया समुद्री रास्ता डिस्कवर किया था। ये दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। और जब डी गामा 1502 में दोबारा भारत आया तो उसका इरादा बिल्कुल अलग था। इस बार वो व्यापार करने नहीं बल्कि ताकत दिखाने और बदला लेने आया था। उसने कालीकट पर बहुत क्रूरता से हमला किया और उसके जो भी दुश्मन थे उनके साथ हाथ मिला लिया। बस इसी एक यात्रा ने भारत में एक बड़े पुर्तगाली साम्राज्य की नींव डाल दी। पहले गवर्नर आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब जमीन नहीं समंदर पर कब्जा करो। और फिर आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया और उसे पुर्तगाली पावर का सेंटर बना दिया। एक ऐसा सेंटर जो अगले 450 सालों तक कायम रहा। अगर इस एक यात्रा के ग्लोबल इम्पैक्ट को देखें तो वो जबरदस्त था। दुनिया भर के व्यापार का सेंटर भूमध्य सागर से हटकर अटलांटिक बन गया। एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई, जो एक बहुत ही विनाशकारी दौर था। सदियों तक चलने वाले कल्चरल एक्सचेंज और टकराव का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। और हाँ, हिंद महासागर में नेवल पावर यानी नौसेना की ताकत सबसे जरूरी चीज बन गई। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या वास्को डी गामा की ये यात्रा दुनिया के लिए तरक्की लेकर आई, या फिर ये उस उपनिवेशवाद की शुरुआत थी जिसने सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपना गुलाम बनाए रखा? इसका जवाब शायद सीधा नहीं है, और यही इस यात्रा की कॉम्प्लेक्स लेगेसी है जिस पर आज भी बहस होती है।